बच्चों, अपना यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। अब हमने वो तो सब कर लिया था, लेकिन आपके 11th क्लास में स्कूल वाले जो है एग्जाम्स में कुछ चीजें पूछते हैं, तो जरा हम उन पर बात कर लेंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा वो पूछते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए, आपके फॉर्मूला चार्ट जो है ना, इसके पेज नंबर 1 में यूनिट डायमेंशन का फॉर्मूला चार्ट आपका बना हुआ है। इसका पेज नंबर 1 जो है उसमें देखिए आप लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस 3 दे रखे हैं, तो आपको ये तीनों याद रखने चाहिए। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये स्कूल में पूछते हैं, कंपटीशन में तो कोई नहीं पूछता, लेकिन स्कूल वाले पूछते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए, सबसे पहला लिमिटेशन है इन मैकेनिक्स। अगर केवल मैकेनिक्स की बात करें, इफ एंटायर फिजिक्स की बात करें तो 5 तक के क्वांटिटीज मतलब डिस्कस की जा सकती है, लेकिन मैकेनिक्स में 3 क्वांटिटीज MLT डिस्कस किया जा सकता है, 3 से ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो इन मैकेनिक्स इफ अ फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डेराइव्ड, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं पहला वाला, इन मैकेनिक्स फॉर्मूले containing more than three physical quantities cannot be derived। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, देखो, कैपिटल F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ये स्टोक्स फॉर्मूला है ना। स्टोक का फॉर्मूला है विस्कोसिटी के लिए, 6 पाई ईटा RV, स्टोक्स लो है। अब इसके अंदर क्या है, F फोर्स है, ईटा जो है विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R रेडियस है, V जो है वेलोसिटी है। इस फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा क्वांटिटी आ गई, 1 2 3 4। तो ये 4 क्वांटिटी जिसमें आ गई है उसको हम डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं डिराइव करने के, वो हम कर तो लेंगे ही हम, लेकिन इस मेथड से नहीं कर सकते, डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते। नंबर 2, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, by using dimensional analysis प्योर कांस्टेंट, है ना, प्योर कांस्टेंट जो है ना उसका हम पता नहीं लगा सकते। by using dimensional analysis प्योर कांस्टेंट और नंबर प्योर कांस्टेंट, देखिए प्योर कांस्टेंट, नंबर, स्केलर, वेक्टर, इनका पता नहीं लगा सकते, और नंबर और वेक्टर कैन नॉट बी डिसाइडेड, है ना। तो प्योर नंबर, प्योर कांस्टेंट या वेक्टर कैन नॉट बी डिसाइडेड। डायमेंशनल एनालिसिस से आप इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। तीसरी जो लिमिटेशन आपके डायमेंशनल एनालिसिस की वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को तो ये सॉल्व कर देता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ये सॉल्व नहीं कर सकता। वी कैन इजीली डेराइव द फॉर्मूले containing multiplication and division, but formulae consisting addition and, है ना, सब्ट्रैक्शन,
consisting or containing addition and subtraction, containing addition and subtraction, subtraction we can easily derive the formulae containing multiplication and division, but formulae containing addition subtraction cannot be derived, तो आप जो है ना ये आप मतलब याद कर लीजिए, ये तीनों लिमिटेशंस ये आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पूछी जा सकती है स्कूल एग्जाम में। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो बड़ा इजी है ना, ये पूछ लेते हैं स्कूल वाले। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत ही इजी है, कुछ नहीं, इन एनी फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना, ये यहां पे ई आई आएगा, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें क्या होता है कि इन एनी फिजिकल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड dimensions should be equal, and right hand side dimensions should be equal। हाँ जी, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो by using this principle, by using this homogeneity rule, we check the correctness of the formula, है ना, हम करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला चेक करते हैं, है ना। डायमेंशंस ऑफ LHS हमेशा, डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, हमेशा ऐसा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो चेक होगा ना, केवल डायमेंशंस चेक होंगी बेटा, इसके अंदर नंबर चेक नहीं किया जा सकता। जैसे हाफ MV स्क्वायर में हाफ चेक नहीं कर सकते, है ना। इसी तरीके से जैसे अभी 6 पाई ईटा RV फॉर्मूला लिखा था, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले मैंने, F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV एक फॉर्मूला लिख दिया था मैंने। इसमें ये 6 पाई की कोई जांच पड़ताल नहीं की जा सकती, कहां से आया कैसे आया कुछ नहीं पता, डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं लगेगा, बाकी तो अपने पास में मेथड्स नहीं है, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। चलिए जी, यहां पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये भी पूछा जाता है ना, यानी इनमें से कोई एक चीज पूछ लेते हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए, हम यूजेज की बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। तो यूजेज में क्या है कि हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, है ना। तो पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, है ना। इसके अंदर आप लिख लीजिए, एक्चुअली we check only dimensional consistency of the formula, dimensional consistency of the formula, consistency of the formula, dimensional consistency of the formula, है ना। exactly numerical और फिजिकल, exactly numerical और फिजिकल correctness of the formula
कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि फॉर्मूला जो है एग्जैक्ट करेक्ट है, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। बट एक चीज है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी जरूर डिफाइन हो जाती है ना। फॉर ए डायमेंशनल कंसिस्टेंट फॉर्मूला, फॉर ए डायमेंशनली कंसिस्टेंट फॉर्मूला, ध्यान दो, फॉर ए डायमेंशनली कंसिस्टेंट or a dimensionally consistent formula है ना, डायमेंशन ऑफ LHS will be equal to dimension of RHS, dimensions of LHS left hand side, dimensions of LHS equal to dimensions of RHS। ये कंसिस्टेंसी होगी बस केवल, बाकी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं किया जा सकता। ये ध्यान दीजिए आप, ये आपका जो है ना वन यूज है। दूसरा यूज है, हम इससे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यस, तो डायमेंशनल रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल रिलेशनशिप between different dimensional relationship between different physical quantities। Dimensional relationship between different physical quantities can be established, है ना। तो ध्यान दीजिए, एनी फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स कैन बी डायमेंशनली derived। तो उसको डायमेंशनली डेराइव किया जा सकता है, राइट। अब देखिए कुछ रूल्स हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, ये आपको पक्के तरीके से समझ लेने चाहिए, है ना। बस ये अगर आपने रूल्स फॉलो कर लिए तो आप सारे सवाल कर जाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस के। तो आप देखिए, आपका फॉर्मूला चार्ट जो है उसका पेज नंबर 2 के ऊपर जो है ना, आप देखिए रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस, इनको नोट कर लीजिए आप, रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। फॉर्मूला चार्ट में से देख करके आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या मेरे लेक्चर में से नोट डाउन कर लीजिए, एक ही बात है। रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस, सबसे पहला रूल है पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वलिटी। पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वलिटी साइन कैन बी पुट इन बिटवीन ध्यान दीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वलिटी साइन कैन बी पुट इन बिटवीन similar quantities, dissimilar quantities cannot have these sign। similar quantities, ध्यान दीजिए, ये यानी कि जिन क्वांटिटीज के बीच में ये साइन आएगा ना, वो सब क्वांटिटीज क्या है, सिमिलर क्वांटिटीज है, राइट। दिस साइन कैन नॉट कम, these three sign positive, negative and equality cannot come in between dissimilar quantities। जैसे आप किलोग्राम को किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, यू कैन नॉट से लाइक दिस, है ना। लेंथ को आप इक्वेट कर सकते हो, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हो, लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी, ये तीनों चीजें सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में हो सकती हैं। लेंथ में आप कर सकते हो, मास में कर सकते हो, टाइम में ऐड कर सकते हो, लेकिन आप कभी टाइम में मास ऐड नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। कभी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 2 किलोग्राम में आप है ना जो 2 घंटे ऐड करो, यू कैन नॉट थिंक, मतलब आपके मन में आएगा ही नहीं कभी, है ना। तो चलिए इसके बाद में दूसरा जो इसका है वो है
दूसरा जो इसका है ना वो है प्योर नंबर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव नो डायमेंशंस, है ना। हाँ जी, प्योर नंबर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज माने जो साइन वाइन होते थे ना, साइन कॉस टेन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एक मिनट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, और लॉग, एक्सपोनेंशियल हैव नो डायमेंशंस, एक्सपोनेंशियल्स हैव नो डायमेंशन, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। प्योर नंबर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लॉग एक्सपोनेंशियल है ना, हैव नो डायमेंशन, इनकी डायमेंशन 0 0 आएगी, नो डायमेंशंस। इनकी डायमेंशन m0 l0 t0 आएगी हमेशा। जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए ना, साइन कॉस टेन, तो उसकी डायमेंशन m0 l0 t0। प्योर नंबर दिख जाए तो m0 l0 t0। आपको कभी लॉग दिखाई दे जाए तो बस देखते ही m0 l0 t0 कर देना। एक्सपोनेंशियल चीजें दिख जाए कभी, जैसे e रेज टू पावर समथिंग, आप देखते ही m0 l0 t0 लिख देना, डायमेंशन, ठीक है ना। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कैन बी इनकरेक्ट, यस, ध्यान दीजिए, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कैन बी इनकरेक्ट, मे बी इनकरेक्ट, है ना, मे बी इनकरेक्ट। आप थोड़ा सा इसको उल्टा समझिए, मतलब ये दोनों तरफ से समझने की कोशिश करो। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट बट अ करेक्ट इक्वेशन कैन नॉट बी डायमेंशनली इनकरेक्ट। ये बात ध्यान दीजिए, जैसे किसी इक्वेशन की डायमेंशन सेटिस्फाइड हो गई, कोई ऐसी इक्वेशन है जिसकी डायमेंशन सेटिस्फाइड हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, अगर डायमेंशन सेटिस्फाइड हो गई है तो इसकी गारंटी नहीं है कि इक्वेशन करेक्ट हो, है ना। ये आप ध्यान दीजिए, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may be incorrect but may be incorrect but a correct equation, जैसे एक करेक्ट इक्वेशन आपको पहले से ही पता है, बट अ करेक्ट इक्वेशन कैन नॉट बी डायमेंशनली इनकरेक्ट। करेक्ट इक्वेशन कैन नॉट बी डायमेंशनली इनकरेक्ट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको पता है कि कोई इक्वेशन एकदम करेक्ट है और फिर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। कैन नॉट बी डायमेंशनली इनकरेक्ट, यानी वो तो फिर करेक्ट ही होगी, है ना। तो जैसे जो करेक्ट इक्वेशन है वो तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट वाले का भैया पता नहीं, हो सकता है रॉन्ग हो जाए। जैसे किसी ने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, 7/5 mv², अब तो डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन फंडामेंटली तो आपके ऐसा होता ही नहीं, 1/2 mv² होता है ना। ये बात है, तो आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा। ये तीसरी बात देखिए, पावर्स ऑफ एनी फंक्शन एंड एक्सपोनेंट्स हैव नो डायमेंशन, यस, ये आप फोर्थ वाला जो है ना वो भी लिख दीजिए। पावर्स ऑफ एनी फंक्शन और एक्सपोनेंट्स, powers of any function or exponents have no dimensions, have no dimensions, right। चलिए अब देखिए, अब हम
जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। आप देखिए सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज दे रखी हैं आपके फॉर्मूला चार्ट में राइट हैंड साइड पर। फॉर्मूला चार्ट का राइट हैंड साइड देखिए, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट वैल्यू दे रखी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू, 1 कैपिटल एयू। आप जो है ना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको आप पक्का याद कर लीजिए। ये पता है क्या होती है? ये अर्थ से सन की डिस्टेंस होती है, एवरेज अर्थ सन डिस्टेंस, अर्थ सन डिस्टेंस, अर्थ और सन की एवरेज डिस्टेंस होती है, और ये होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। चेक करना, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, राइट। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर इज डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर है ना। हाँ, 1 लाइट ईयर की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब इसकी कैलकुलेशन जो है ना वो देखिए क्या है। 1 लाइट ईयर जो होता है ना, ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बेटा स्पीड है ना, मीटर पर सेकंड तो स्पीड है। अब देखिए 1 घंटे के अंदर आपके 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे के अंदर, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक साल में 365 दिन होते हैं। तो ये आपकी डिस्टेंस आएगी लाइट ईयर, है ना। और इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 9.46 लिख दो इंटू 10⁻15 मीटर, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे दे रखा है ना सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है पारसेक। इस पारसेक को आप डिटेल में समझिए कि क्या होता है ये पारसेक, ये मैं आपको समझाऊंगा पारसेक क्या होता है। ये पारसेक जो है ना, ये यहाँ वैल्यू तो लिख रखी है लेकिन यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रखा, मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पारसेक को कि व्हाट इज पारसेक। आप ध्यान से देखिएगा, पारसेक है इट इज सच अ डिस्टेंस, इट इज सच अ डिस्टेंस it is such a distance at which an arc of 1 astronomical unit subtends angle of 1 second, एंगल ऑफ 1 सेकंड। ये देखिए, तो पारसेक क्या है? इट इज सच अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एंगल ऑफ 1 सेकंड। तो देखो इसका मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, तो यू आर हियर, राइट। अब पारसेक क्या है? पारसेक आपके यहां से एक डिस्टेंस है, पारसेक आपके यहां से एक डिस्टेंस बहुत दूर, आर, इसे हम आर कहेंगे, आर को ही हम पारसेक कह रहे हैं यहां पे, राइट। तो आप वहां खड़े हैं, आपसे ऐसी डिस्टेंस कि वहां अगर एक आर्क बना दें, आर्क, इस आर्क की लंबाई कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इस आर्क का जो एंगल आएगा ना बेटा, वो 1 सेकंड आएगा। ये पारसेक की डेफिनेशन है, ये पारसेक की डेफिनेशन है, दिस एंगल इज 1 सेकंड। आप देखिए वापस से उस डेफिनेशन को पढ़िए। पारसेक इज सच अ डिस्टेंस, 1 पारसेक इज सच अ डिस्टेंस at which an arc of 1 astronomical unit subtends angle of 1 second. 1 astronomical unit is average distance between sun and earth. तो चलिए हम जरा इसकी वो करते हैं कैलकुलेशन आगे इसकी। ये देखो मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा और आर पारसेक की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो बेटा, आर बराबर पारसेक,
आर बराबर पारसेक, ये आएगा आर्क अपॉन एंगल, आर्क अपॉन एंगल। ध्यान दीजिए, आपको हमने पढ़ाया था एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आज हम रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल कर रहे हैं। अब आर्क क्या है आपका? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंगल क्या है? 1 सेकंड। आप सावधान हो जाएंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है आपका 1.496 इंटू 10 की पावर 11। ये अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस है, राइट। अब 1 सेकंड को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये ध्यान दीजिए, एंगल की कैलकुलेशन हमेशा रेडियन में करेंगे। तो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट 1 सेकंड इंटू रेडियन। देखो बेटा, 1 सेकंड को सबसे पहले मैं 1 मिनट में कन्वर्ट करूंगा, फिर 1 मिनट को 1 डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, फिर 1 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट, फिर 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, फिर इट इज इक्वल टू रेडियन, रेडियन यानी पाई अपॉन 180। ये आ गया आपका। देखिए, कल हमने आपके फॉर्मूला चार्ट में ही देखो आप, कल हमने लास्ट में 13 नंबर का वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, इसको सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट किया था 13 नंबर में। देखो आप, तो वो यही है, वो यही है, रेडियन को सेकंड में कन्वर्ट किया था ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब आप देखो, इसको हम यहां पे कर रहे हैं पारसेक को 1.496 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन पाई को तो आप नीचे रहने दो, बाकी सारे सामान को ऊपर ले जाओ। 60 इंटू 60 को 3600 कर सकते हो आप, और ये 180 है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास में आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेट करके देख लेना, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आएगा बेटा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आएगा। ये आपके कैलकुलेशन करने पर आएगा। और फिर जब आप इसको फर्दर लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये आएगा 3.26 लाइट ईयर। हाँ, लाइट ईयर से भाग लगाओगे ना तो ये आ जाएगा 3.26 लाइट ईयर। तो ये आपका पारसेक हो गया। ये पूछा जा सकता है पारसेक, है ना, पारसेक पूछा जा सकता है। अब देखिए, बाकी चीजें जो इसमें सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज में 1 एटॉमिक मास यूनिट ये आपको आता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, कूलम का चार्ज आपको पता ही है, पॉइजली मैंने बता ही दिया, इसलिए हम इसके बारे में अब ज्यादा टाइम खराब ना करें। फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आ जाएं हम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इनको कंप्लीट कर देना चाहते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपको एक तरीके से आइडिया देंगे कि कैसे आपको कन्वर्जन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, व्हाट इज दी वैल्यू इन एसआई यूनिट, व्हाट इज इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट। तो देखो जी, आपका जो सबसे पहला सवाल है, एक्सीलरेशन दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। 5 किलोमीटर इन्होंने दे रखा है, तो मैं 5 किलोमीटर इसको लिख रहा हूं 10 की पावर 3 पर आर स्क्वायर। बेटा, एक आर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, आप चेक करेंगे, है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 3, रहने दो अभी थोड़ी देर, ये 36 है ना, इस 36 का स्क्वायर करो और 10 की पावर 4 रख दो। ओके, फिर जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे फर्दर, तो ये 10 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -1, और 36 का 36 से आप स्क्वायर करेंगे, 36 का 36 से स्क्वायर करके भाग लगाएंगे, है ना। ये 36 स्क्वायर को जो भी आप करेंगे ना, और जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, 3.8 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। आगे देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पैरेलैक्स ऑफ फार ऑफ प्लैनेट मेजर्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिक एंड्स
ऑफ अर्थ इज फाउंड 2 मिनट, रेडियस ऑफ अर्थ इज, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। देखिए बेटा एक बात बताऊं, ये पैरेलैक्स क्या होता है? पैरेलैक्स, देखिए पैरेलैक्स क्या होता है, जैसे मान लो मैं इस बोर्ड को देख रहा हूं, ये बोर्ड मेरे सामने है, ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं बोर्ड का ये वाला एंड देख रहा हूं, ये वाला इधर वाला एंड, तो जब मैं बोर्ड का इधर वाला एंड देख रहा हूं, फिर मैं बोर्ड का इधर वाला एंड देख रहा हूं, तो दोनों के बीच में एक एंगल बनाएगी मेरी आई। मेरी आई क्या बनाएगी? एक एंगल बनाएगी। जैसे आप मान लो अपने सामने दूर खड़ी एक दीवार देख रहे हैं, अब आप यहां खड़े हैं तो आपकी आंख यहां है, पैरेलैक्स समझा रहा हूं मैं, क्या होता है पैरेलैक्स, आपकी आंख यहां है। अब ये आंख क्या करेगी, ऊपर का एंड देखेगी और नीचे का एंड देखेगी, दोनों के बीच में एक एंगल आएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड पैरेलैक्स। यहां हमारी धरती माता जो है ना, उसके डायमीटर से हम एक फार प्लेनेट को देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह क्या रहे हैं, 2 में ये कह रहे हैं कि इट इज योर धरती माता, ये अर्थ है बेटा। सब लोग अर्थ का डायमीटर देख लीजिए, अर्थ का डायमीटर देख लो, है ना, अर्थ का डायमीटर देख लीजिए आप। अब यहां पर कोई प्लेनेट है, बहुत दूर कोई प्लेनेट है, अब क्या हो रहा है, हम कि इस एंड पर खड़े होकर के इस प्लेनेट को देख रहे हैं, इस एंड पर खड़े होकर के इस प्लेनेट को देख रहे हैं, बहुत दूर प्लेनेट है, फार ऑफ प्लेनेट। तो हम अर्थ के डायमीटर के एक एंड पर खड़े होकर हमने प्लेनेट को देख लिया, फिर हम दूसरे प्लेनेट पर खड़े होकर के उसको, मतलब दूसरे एंड पर खड़े होकर प्लेनेट को देख रहे हैं। दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज एंगल ऑफ पैरेलैक्स। इन्होंने हमें एंगल ऑफ पैरेलैक्स दे रखा है। तो देखो अब मैं बताऊंगा आपको कि थीटा इक्वल टू, अगर मैं ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस का नाम मैं डी रखूं, इस डिस्टेंस का नाम डी रखूं, तो डी इज द डिस्टेंस। अब देखो थीटा क्या आएगा, थीटा आता है आर्क अपॉन रेडियस, ये थीटा का कैलकुलेशन है, आर्क अपॉन रेडियस। अब आप यहां अगर इस डायग्राम में देखें तो आपका थीटा ये है, आर्क आपका अर्थ डायमीटर है, अप्रोक्सीमेट आर्क, नॉट करेक्ट, एकदम करेक्ट नहीं होता है, बट अप्रोक्सीमेटली दिस इज डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ डायमीटर यानी देखो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, डायमीटर चाहिए आपको, तो आप लिखेंगे 6400 किलोमीटर इंटू 2, डायमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेडियस ये डिस्टेंस है जो हमें रिक्वायर्ड है, ये चीज चाहिए हमको, इन्होंने पूछा है ये डी की वैल्यू, तो मैं डी की वैल्यू निकाल रहा हूं, देखो डी की वैल्यू निकाल रहा हूं। इन्होंने दे रखा है थीटा इक्वल टू 1 मिनट, थीटा इक्वल टू 1 मिनट दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट, नॉट 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट दे रखा है, बताइए, है ना। हाँ तो अब देखिए मैं निकाल रहा हूं इसकी वैल्यू, d इक्वल टू 6400 इंटू 2 किलोमीटर है ना, तो 10⁻³ अपॉन 2 मिनट। अब 2 मिनट को आप कन्वर्ट करो रेडियन में, 2 मिनट को आप कन्वर्ट करिए रेडियन में, तो देखिए ये आ गया है 128, है ना। ये क्यों लिखते हो 128, रहने तो ऐसे कैसे, अभी 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 64 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 5, 64 इंटू 10 की पावर 5, 2 मिनट है बेटा, तो 2 मिनट को लिखेंगे 1/60 डिग्री, है ना, फिर डिग्री को लिखेंगे पाई अपॉन 180, ये रेडियन आ गया, ये रेडियन आ गया। आपको हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, है ना, करेक्ट। अब आप देखो कैलकुलेशन करो, तो ये आ जाएगा 64 इंटू 60 इंटू 180, 64 इंटू 60 इंटू 180 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन पाई, ये आपका आंसर आएगा। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा आपके पास पाई है ना, तो पाई से इसको थोड़ा सा काट पीट करो, सेटिंग बिठाओ, पाई से इसको काटेंगे ना तो मेरे को लगता है ये 20 टाइम्स तो कट ही जाएगा, कम से कम 20 टाइम्स से ज्यादा आएगा, थोड़ा सा 20 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना, 20 मान लो आप अप्रोक्सीमेटली, नॉट करेक्ट, हम करेक्ट नहीं कर रहे साहब। अब ये
60 है, तो मेरे को लग रहा है ये 2.2 के आसपास आ जाएगा, 2.2 के आसपास आ जाएगा। 2.2 इंटू 10⁻⁻, 1 2 3 10 आएगा बेटा ये। 2.2 इंटू 10⁻10 मीटर आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल यही दे रखा है इन्होंने, ध्यान दीजिए, ये हमारा मीटर आ रहा है, तो ये 2.2 इंटू 10⁻7 किलोमीटर दे रखा है इन्होंने। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए मेरी, कैलकुलेशन हमेशा चेक करनी चाहिए बेटा, किसी भी कैलकुलेशन को ऐसे नहीं मान लेना चाहिए। देखो मैंने क्या किया है, मैं आपको बताता हूं मैंने जो किया है। 0 0 0 3 हो गए, तो तीनों 0 हट जाएंगे तो 10⁸8 हो जाएगा। देखो 5 की जगह 8 हो गया, करेक्ट, एक बार। फिर ये 2 इंटू 6 इंटू 18, ये 216 होता है ना। हाँ 18 12 18 का टेबल 12 टाइम बोलोगे तो 216 आएगा, राइट। 36 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा, 216 आया। अब हमने थोड़ी सी गड़बड़ यहां भी करी थी, तो इसको 220 मान लो। 220 मानोगे ना, नहीं नहीं एक मिनट देखो, ये हमने 0 तो उठाई दिए थे ना, तो ये 12 एंड 18, हाँ तो 2 2 आपने, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है एक हमने एक 0 ज्यादा लगा दिया यहाँ पे, एक 0 ज्यादा लगा दिया हमने, है ना। हाँ मतलब ये आएगा पूरा आपका 2.2 टू 10⁻7, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को बताना। फिर 10⁻11 आएगा क्या ये कैलकुलेशन 10, ये 60 और ये 180, ठीक है ना। ये 10⁵5 है, ओके। तो अब इस पाई से इसको काटेंगे, 20 टाइम्स कट जाएगा, 20 टाइम्स कट जाएगा, तो ये 2 इंटू, एक मिनट, ये 8, ये 11 आएगा यार, है ना। हाँ 11 आएगा। फिर तो ये अपना आंसर गड़बड़ा जाएगा। ये इन्होंने 2.2 इंटू 10⁻7 दे रखा है, तो 8 आएगा फिर तो, है। मेरे को लगता है ये 11 आएगा। आप लोग एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, सभी बच्चे कैलकुलेशन चेक करेंगे। नहीं मेरा भरोसा नहीं है, आप मेरे ऊपर बिलीव मत किया करो, मेरे से केवल कंसेप्ट डिस्कस किया करो, है ना। कैलकुलेशन तो बस मैं मस्ती में करता हूँ, कैलकुलेशन करते टाइम तो मैं बिल्कुल मस्त रहता हूँ, बिंदास। वो फिर आप लोग करा करो, कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम फिजिक्स पढ़ाना है यार। मैं मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ाऊंगा तुमको, ये 5वीं क्लास की 5th क्लास की मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं आपको, है। मेरा काम फिजिक्स पढ़ाना है भाई, तो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, है। मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा कि करना कैसे है। जैसे अब मैथमेटिक्स है गुणा भाग जोड़ बाकी, भैया गुणा भाग जोड़ बाकी करने के लिए थोड़ी ना मैं हूँ, है। और ना आपने मेरे को गुणा भाग जोड़ बाकी सीखने की फीस दी है आपने मेरे को फिजिक्स सीखने की फीस दी है, फिजिक्स सीखो मेरे से। चलो आप चेक कर लेना, इसमें मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है ना। मेरा पता नहीं आंसर यहाँ पे 2.2 इंटू 10⁸8 आ रहा है, लेकिन है ना, आप चेक करना, मेरे ऊपर भरोसा मत करना। फिर जूम सेशन में बताना, जूम सेशन में बताना। द सन्स एंगुलर डायमीटर मेजर्ड फ्रॉम अर्थ इज दिस। अब देखो ये वाली चीज, द सन्स एंगुलर डायमीटर मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ इज दिस, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ सन। अब धरती माता से बैठ करके हम डायमीटर ऑफ सन नापेंगे। देखो ये आपकी धरती माता है, दिस इज योर अर्थ, है ना। ये आपका सन है। सन देख लो एक बार आप, सभी बच्चे सन देख ले। सन का डायमीटर भी देखो, सन का डायमीटर देख लो, मैंने सन का डायमीटर भी दिखा दिया है, देख लिया। इसको SUN कहते हैं। धरती माता से खड़े होकर के आप सन के डायमीटर को देखें, देखो धरती माता पे खड़े होकर आप सन के डायमीटर को देखें, धरती माता पे खड़े होकर के सन के डायमीटर को देखें। देख लिया, देख लिया। ये कह रहे हैं 1920 मिनट का एंगल है, ये कह रहे हैं 1920 मिनट का एंगल है। अब आपको सन का डायमीटर चाहिए, डिस्टेंस आपको पता ही है,
डिस्टेंस तो आपको पता है ना सन की, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये डिस्टेंस है जी। अब आपको सन का डायमीटर चाहिए खाली, तो लो मैं सन का डायमीटर निकाल रहा हूं, है ना, सन का डायमीटर। तो वही रूल वही है, क्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहां पे आर्क जो है ना वो डायमीटर ऑफ सन है, आर्क जो है वो डायमीटर ऑफ सन है, डायमीटर ऑफ सन ही आर्क हो जाएगा आपका, और रेडियस आपका डी है, जो डिस्टेंस दे रखा है ये वाला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखिए डायमीटर ऑफ सन बड़े आराम से आपके पास आ गया, देखना जरा यहां पे, डायमीटर ऑफ सन इक्वल टू थीटा इंटू डी, डायमीटर ऑफ सन इक्वल टू थीटा इंटू डी, है ना। ध्यान दो, तो डायमीटर सन इक्वल टू थीटा इंटू डी, थीटा कितना है, थीटा है 1920 मिनट, मिनट यानी कि 1/60 इंटू पाई अपॉन 180, है ना, इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है आपकी 1.5 इंटू 10⁻11, ये आपका मीटर में है आंसर, है ना, हाँ मीटर में है, तो इट इज मीटर। बाकी कैलकुलेशन आप करें तो डायमीटर ऑफ सन आएगा आपका, डायमीटर ऑफ सन आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये अब आप कैलकुलेशन कर लो यार, 1920 कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं है भाई, ये आप लोग अपने आप करें, लेकिन आपको करना जरूरी है। अगर आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की ना तो आप एग्जाम में एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अगर नहीं करी तो आप एग्जाम में एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप इसी कैलकुलेशन करिए और चेक करिए आंसर अपना, अप्रोक्सीमेट आंसर आते हैं, कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आते हैं, हम लोग कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, वी नेवर डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन, कभी भी मैं सही कैलकुलेशन नहीं करता हूं, आप मेरे से कैलकुलेशन करना सीखो, है ना, मैं कभी भी सही कैलकुलेशन नहीं करता हूं, नेवर करेक्ट, आप भी कभी करेक्ट मत करो, आप अप्रोक्सीमेट करिए, अप्रोक्सीमेट करिए, हमेशा अप्रोक्सीमेट करिए। चलिए अब देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, तो आप करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप ध्यान से इसको देखना कि इसमें एक मिस्टेक हुई है, उसको आप करेक्शन कर लीजिए। द एज ऑफ यूनिवर्स इज 10⁻17 सेकंड, एसईसी ये कैपिटल लिख रखा है बेटा, इस एसईसी को आप स्मॉल कर लीजिए, ध्यान दीजिए, एज ऑफ यूनिवर्स, एक मिनट, एज ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू, एज ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू 10⁻17 स्मॉल एसईसी, बस इतना सा करेक्शन करना है आपको, इतना सा करेक्शन करना है, ठीक है, हाँ जी, इसके बाद में सब सही है, इसके बाद में सही। एक्चुअली पता है क्या, ये इन्होंने अलग तरह की यूनिट बनाने की कोशिश की है। ये क्या हुआ कि मैंने जो टाइपिस्ट थी ना उसको एसईसी जो आगे है ना, कैपिटल एसईसी देखो क्वेश्चन के अंदर, वहां कैपिटल करने के लिए कहा था। उसने सोचा कि सर सारे ही सेकंड को वो करवा रहे हैं, तो उसने सब जगह एसईसी कैपिटल कर दिया, अपनी अकल लगाई। हाँ, एज ऑफ यूनिवर्स इज 10⁻17 सेकंड, सॉरी 10⁻17 सेकंड। अब इसका मतलब जो है ना क्या है, ये कह रहे हैं कि आज हम इसको एक दिन के बराबर मान लेते हैं, यानी इन्होंने इसको कन्वर्ट किया है नए सेकंड में। सो न्यू सेकंड, न्यू यूनिट ऑफ टाइम, न्यू यूनिट ऑफ टाइम इन्होंने बनाया है एसईसी, कैपिटल एसईसी, इट इज न्यू यूनिट ऑफ टाइम। जनरल यूनिट इज सेकंड, एसईसी सेकंड, लेकिन आज इन्होंने कैपिटल एसईसी एक नई यूनिट का डेवलपमेंट किया है, नया यूनिट बनाया है। अब देखो नया यूनिट क्या बनाया है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि 1 डे इक्वल टू 8600 एसईसी, एक मिनट, 86400 एसईसी,
86400 कैपिटल SEC, इसको इन्होंने कहा है 10⁻17 सेकंड। आप पढ़िए सवाल को ध्यान से। ये कह रहे हैं एज ऑफ यूनिवर्स इज 10⁻17 सेकंड, इसको आपने स्मॉल SEC कर लिया, राइट। इफ यू एज्यूम एज डे इज इक्विवेलेंट टू एज ऑफ यूनिवर्स, हमने डे को यूनिवर्स की एज के बराबर मान लिया, एक दिन को। अब इन्होंने कहा है कि इसको आप ऐसा माने SEC, प्लीज SEC, इट इज 10⁻17 सेकंड। तो अब देखो आप, इसका मतलब 10⁻17 सेकंड इज इक्वल टू 10⁻17 सेकंड इज इक्वल टू 86400 SEC, है ना। 10⁻17 सेकंड इक्वल टू 86400 SEC। तो 1 सेकंड इक्वल टू 86400 अपॉन 10⁻17 SEC, ये आ गया, है ना। अब देखो आप, ह्यूमन लाइफ, एवरेज ह्यूमन लाइफ 10⁻9 सेकंड्स की मानी जाती है। एवरेज ह्यूमन लाइफ 10⁻9 सेकंड्स की मानी जाती है। 10⁻9 सेकंड, कभी कभी 10⁻10 भी मान लेते हैं, वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻9 सेकंड मानते हैं एवरेज ह्यूमन लाइफ। आदमी लगभग 10⁻9 सेकंड तक जीता है। इट इज इक्वल टू, आप क्या करें, 86400 अपॉन 10⁻17 इंटू 10⁻9 कैपिटल SEC कर देंगे। देखिए आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आ जाएगा 8.64 SEC। ये आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप जूम सेशन में दोबारा पूछ लेना, यानी जैसे मैंने वीडियो में जो भी कुछ कराया वो आप जूम सेशन में दोबारा पूछ सकते हैं, है ना, उसके ऊपर रोक लगाई हुई नहीं है। अब देखिए ये 5वां सवाल है ना, ये इसका सबसे बढ़िया सवाल है। और ये सवाल जो है ना, इस तरह के सवाल एडवांस में आते हैं, ये भी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारी जो सच में चलती है ना लाइफ, वो तो सेकंड्स स्मॉल में लेके चलते हैं अपन। भाई 1 सेकंड तो हमारा ये वाला है ओरिजिनल सेकंड, तो इस सेकंड के अनुसार एज ऑफ यूनिवर्स 10⁻17 सेकंड है, यानी यूनिवर्स जो बना है उसको बने हुए 10⁻17 सेकंड हो गए। 10⁻17 सेकंड बहुत बड़ा टाइम है साहब, आप ऐसे छोटा सा मत समझ रहे। 10⁻17, हाँ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना मतलब कि यूनिवर्स बना हुआ है, राइट। अच्छा, अब न्यू यूनिट इन्होंने बनाई है टाइम की SEC, और एक दिन को इन्होंने कहा है 86400 SEC। तो ये 10⁻17 सेकंड के बराबर है। इसका मतलब 10⁻17 सेकंड जो है इसके बराबर है, तो 1 सेकंड इसके बराबर है। तो अब आपका 10⁻9 सेकंड ह्यूमन लाइफ है, तो वो इसके बराबर है, इसलिए आपका आंसर ये आ गया। इसमें 10⁻⁻4 भी तो आएगा ना, हाँ 10⁻⁻4 आएगा यहाँ पे, चेक करो, ये आएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन्होंने एक नया फंडामेंटल यूनिट का ग्रुप बना दिया है। ये इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं, मतलब मेंस में और एडवांस के अंदर, कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान ली। तो साहब फोर्स को आज फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। होते तो नहीं है, देखिए सच में तो नहीं होते हैं, सच में तो नहीं होते हैं। इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एंड फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास, प्रेशर एंड मोमेंटम, वो निकालेंगे हम पूरा। तो देखिए मैं निकाल रहा हूं। सबसे पहले मास की बात कर रहे हैं जी। मास बराबर होता है बेटा फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। मास बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, आप चेक करो। तो आपका मास आ जाएगा Ft अपॉन v, यानी कि F1 v-1 एंड T1। ये आपकी मास की डायमेंशन आ गई बेटा,
अब देखो प्रेशर की बात करते हैं हम। प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है साहब, राइट। अब देखना आप जरा, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को बेटा कहेंगे एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एरिया को एल स्क्वायर कहते हैं, है ना। मैं अब इसको ऐसा करता हूं, स्टाइल लगाई और कुछ नहीं किया। देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को एल स्क्वायर कहते हैं। अब मेरे को चाहिए आंसर एफ वी और टी में, एफ वी और टी में आंसर चाहिए। मैं वेलोसिटी लेके कहां से आऊंगा भाई? तो देखिए मैं वेलोसिटी ले आया हूं, वेलोसिटी ले आया हूं, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करते ही अपने पास में क्या आ गया, एफ एल अपॉन टी का स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एफ वन वी माइनस टू टी माइनस टू। देखो कितना आसान है, कितना मजेदार है, कितना मजेदार है। तीसरा, तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला है मोमेंटम। मोमेंटम बेटा होता है एम इंटू बी। एम आप निकाल चुके हैं पहले ही, देखो एम रहा, एम कहाँ है, ये रखा, एम को आप कैलकुलेट कर चुके हो। वेलोसिटी को लिख दो आप सीधा, तो ये आ जाएगा एफ वन वी माइनस वन टी वन इंटू वेलोसिटी को वी वन लिख दो, बस यही आंसर आ गया आपका, एफ वन वी जीरो टी वन। चेक करो, एफ वन वी जीरो टी वन, चेक करिए आप, है ना। हाँ बिल्कुल वी जीरो है, करेक्ट। चौथा इन्होंने पूछा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो वैसे ही आ गया, एक्सीलरेशन तो वैसे ही वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो चौथा वाला एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है बेटा, तो ये आ जाएगा v1 t माइनस वन। इसका मतलब f1 v1 t माइनस वन, ये आपका सॉरी f0 ठीक है ना, ये आपका आ गया। अगला टॉपिक हमारा होगा एरर्स एंड डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हम एरर्स को पढ़ाएंगे अगली बार। इससे पहले, एरर्स पढ़ाने से पहले मैं 4-5 फॉर्मूला डेराइव करके बताऊंगा आपको, क्योंकि हमने जो आज पढ़ा है उसके अंदर फॉर्मूलों को डेरिवेशन करने की बातें की है ना। तो मैं ये क्या हुआ, देखो हमने पढ़ाया एनी फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स कैन बी डायमेंशनली डेराइव्ड। तो हम आपको 4-5 फॉर्मूले डेराइव करके बताएंगे अगली क्लास से पहले, मतलब अगले वीडियो में। और उसके बाद हम एरर्स एंड डायमेंशनल ये वाली चीजें पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर वाली चीजें, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर एक ये दे रखा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है। आप देखिए पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 2 की बातें हम पूरी कर चुके, पेज नंबर 3 पर देखो आप, पेज नंबर 3 पर ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, कॉलम मैचिंग क्वेश्चन। ये आप कर लीजिए, मैच द कॉलम 1 2 1 2 1 2, ये कॉलम मैचिंग टाइप क्वेश्चन है फोर्थ, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। हाँ अब बाकी हम आपको करवाएंगे, फिर वेक्टर्स चालू करेंगे अपन, ठीक है। चलिए जी, नमस्ते।